हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत में सिंचाई। यह भारत के भूगोल का और बीए थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि भारत में सिंचाई के क्या क्या साधन मौजूद हैं और किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के सिंचाई के साधन अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। अगर भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के या शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग एक तिहाई भाग वर्तमान में सिंचित माना जाता है, यानी कि सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। और 2008 से 9 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 631.96 लाख हेक्टेयर है। भारत में की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, साथ ही मानसूनी जलवायु भी है। इस तरीके से जो भारत का अधिकांश जो क्षेत्र है, यानी कि जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, वो मानसूनी वर्षा पर ज़्यादा निर्भर है। परंतु उसके बावजूद भी अधिकांश जो भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन मुख्य से उपलब्ध है। भारत में मूल रूप से 3 प्रकार से सिंचाई की जाती है: नहरों के माध्यम से, कुआं एवं नलकूप के माध्यम से और तालाबों के माध्यम से। नहरें जो हैं उनके धरातलीय जल संसाधन का काफ़ी बड़ा स्रोत है। कुआं एवं नलकूप के माध्यम से भूमिगत जल संसाधन इसमें मौजूद है। साथ ही तालाब, इसमें धरातलीय जल संसाधन है यह। अब अगर हम बात करें ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की सिंचाई के साधनों के हिसाब से, तो ज़्यादातर भारत में नहरों से सिंचाई की जाती है। और जो दक्षिण भारत है उसमें नहरों और नदियों के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो तालाबों से सिंचाई प्रचलित है। अगर ब्रिटिश काल में अनेक नहरों एवं जलाशयों का निर्माण किया गया था, जिसमें सरहिंद पूर्वी नहर, पश्चिमी यमुना नहर, कावेरी नदी का डेल्टाई नहर, ग्रेट एनीकट बांध से निकाली गई नहर, ये सब उस समय की इस काल की प्रमुख नहरें थी। 1950 तक नहरें सिंचाई का मुख्य साधन थी तथा देश के कुल सिंचित क्षेत्र में इनकी भागीदारी लगभग 39.9% थी। परंतु जैसे जैसे आज़ाद भारत के बाद से काफ़ी सारे परिवर्तन हुए और उसके साथ ही सिंचित क्षेत्र में लगभग क्रमशः वृद्धि दुगनी हो गई और सिंचाई के अन्य साधनों की तुलना में इसकी भागीदारी घटी है, क्योंकि 2008-9 में देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरी सिंचाई की भागीदारी 26% रह गई। अगर हम बात करें वर्तमान में 1950 की तुलना में 2008-9 में जो इसके द्वारा यानी नहरों के द्वारा जो सिंचाई का अनुपात है 29.7% से बढ़कर 61% हो गया था। और अगर देखें यहाँ पर हम तीन तरीके से इन तीनों का प्रतिशत हम देख सकते हैं कि 1950 से 1951 में यहाँ पर नहर, कुओं और तालाबों की हम सिंचाई का दर देखेंगे तो 39% सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि सबसे कम तालाबों के द्वारा। आज भी हम देखेंगे तो लगभग है ना, हमने देखा है कि जो 1996-97 के बाद से 2008-9 में जो कुआं एवं नलकूप है उनकी सिंचाई की जो दर है उनमें वृद्धि हुई है और नहरों की सिंचाई की दर में कमी आई है। तो नहर सिंचाई वर्तमान में प्रचलित साधन न होकर नलकूप से सिंचाई भारत में प्रचलित सिंचाई का साधन माना गया है। 2008-9 में नहरों द्वारा लगभग 165.97 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाती थी। परंतु यदि राज्यवार देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लगभग कुल सिंचित क्षेत्र का 91.72% सबसे ज़्यादा यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जा रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है। इन क्षेत्रों में नहरों द्वारा आज भी सिंचाई की जाती है। अगर हम भारत की जो मुख्य नहरें हैं उनकी बात करें तो उनमें सरहिंद नहर प्रमुख है, जो कि सतलुज नदी से निकाली गई है और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरी जो प्रमुख नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर भी यह विश्व की सबसे लंबी नहर मानी गई है। सतलुज और व्यास नदी से यह निकाली गई है और इसके जो दोनों जो नदियां हैं उनके मिलन स्थल पर एक बैराज बनाया गया है, उसको हम कहते हैं हरिके बैराज। उससे यहाँ नहर निकाली गई है। और वर्तमान में जो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, यानी कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र इससे सिंचित किया जा रहा है और इसीलिए इसको हम राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। अगली जो नहर है वो है त्रिवेणी नहर। यह गंडक नदी से निकाली गई है, बिहार की भूमि इससे सिंचित है। और भी अन्य जो कुछ नहरें हैं जो यूपी जो राज्य है उससे काफ़ी बड़े स्तर पर इन नहरों द्वारा सिंचाई की, जिनमें शारदा नहर, एडर पश्चिम बंगाल में, तिलपाड़ा नहर, बांकी नहर, मूठा नहर, रामप्रसाद सागर परियोजना गोदावरी नदी से निकाली गई है। निकट नहर तो कावेरी नदी से निकाली गई भारत की सबसे प्राचीन नहर है। तवा, बरना, हलाली और मध्य प्रदेश की प्रमुख नहर है। अब बात यह आती है कि जो नहर सिंचाई है उससे कुछ कौन कौन सी समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई है जिससे इसकी मात्रा में कमी आई है। सबसे पहला जो कारण है वह है नमक तथा बालू जैसे पदार्थ जो नहर के जल के साथ घुले होते हैं, सिंचित क्षेत्र को अनुर्वर करते हैं, यानी कि अनवरता की या लवणीयता की समस्याएं नहरों के कारण बढ़ी है।
और दूसरा जो कारण है उसमें नहरों के अतिरिक्त जल के कारण कई क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर ऊपर आ जाता है और इसके कारण फसलों की जो वृद्धि है उससे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, वो इससे प्रभावित है। ज़रूरत से ज़्यादा जल फसलों को मिलता है, इससे फसल की और जल की दोनों की बर्बादी होती है। उचित प्रबंधन के अभाव में किसानों की मांग में फसलों की जरूरत के हिसाब से समय पर जल नहीं मिल पाता है। साथ ही जल जमाव, संक्रामक रोग जैसे कि मलेरिया और डेंगू की समस्या। तो ये थी नहर से सिंचाई से की जाने वाली उत्पन्न समस्याएं। दूसरा जो प्रमुख साधन है भारत में सिंचाई का, वो है कुआं और नलकूप। वर्तमान भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई के स्रोत के रूप में प्रचलित है वो कुएं और नलकूप से सिंचाई है। और अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बंगाल तक सतलज गंगा मैदान में कुओं की अधिकता पाई जाती है। महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र भी कुआं सिंचाई के लिए उपयुक्त है। साथ ही जो डेल्टाई क्षेत्र है दक्षिण भारत का और तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, त्रिभुजाकार रूप से ये क्षेत्र फैला हुआ है, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली। ये ट्रायंगल जो एरिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नहरों से और नलकूपों से सिंचाई की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा आगे यूपी आगे है इसमें। अब लगभग नलकूपों की सर्वाधिक संख्या 50% से भी अधिक यूपी में पाई जाती है। अब जो है कि कुआं नलकूप सिंचाई के लाभ क्या हैं। इससे हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, कृषकों को आत्मनिर्भरता बढ़ी, साथ ही सरकारी तंत्र पर निर्भर रहने की मजबूरी घटी, सिंचाई खर्च में कमी आई, जल की बर्बादी में कमी आई, लवणीयता और बालू जमने की समस्या खत्म हुई। अब इससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, जो है सिंचाई का यह साधन शुष्क प्रदेशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब जल का स्तर ही नहीं होगा तो हम किस तरह से इसकी सिंचाई के साधन के रूप में काम में लेंगे। तो ये मानसून पर निर्भर हो जाता है शुष्क क्षेत्रों में। बिजली की कमी के कारण पंप सेटों से होने वाली सिंचाई बाधित होती है, क्योंकि यदि दूर दूर बोरवेल किए जाते हैं तो उनसे प्रॉपर वितरण के लिए या उपयुक्त वितरण के लिए पंप की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है वहाँ यह सिंचाई साधन बाधित है। कई क्षेत्रों में अति जल दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी आएगी। सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान में नलकूपों की है वो है भूमिगत जल स्तर में कमी। अगला जो है तालाब सिंचाई। अगर तालाब सिंचाई की बात की जाए तो वर्तमान में भारत के जो राज्य हैं सभी राज्यों में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई का योगदान देखा जाए तमिलनाडु का प्रथम स्थान है, क्योंकि जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है वो काफ़ी पथरीला काफ़ी पठारी और मजबूत क्षेत्र है और इस क्षेत्रों में तालाबों का जो निर्माण करना है वो सबसे ज़्यादा लाभदायी रहता है, क्योंकि इनमें वाटर के पर्कुलेशन की समस्या नहीं होती है और उससे जल का संचयन आसानी से हो जाता है। और तमिलनाडु की कुल सिंचित भूमि का लगभग 18.42% तालाब से सिंचित है। उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। यहाँ हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाबों की सिंचाई का विशेष महत्व है, क्योंकि एक पथरीली भूमि है और पथरीली भूमि होने के कारण यहाँ पर कुएं और नलकूप जैसे साधनों का विकास संभव नहीं है। वहीं अब आर्गन चट्टानों की वजह से वर्षा जल को प्राकृतिक और कृत्रिम गड्ढों में जमा करना बहुत आसान होता है और भूमि का रिसाव भी नहीं होता। तो इन सब जो जलवायु और स्थलाकृतिक दशाएं हैं इनको देखते हुए तालाबों से सिंचाई दक्षिणी भारत में उपयुक्त मानी जाती है। तालाबों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है और अगर हम यहाँ देखें तो 2008-9 के आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार इनमें भी काफ़ी अधिक परसेंटेज है। भारत में सिंचाई योजनाओं को योजना आयोग के द्वारा 3 भागों में बांटा है: वृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना। वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत वह सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत लगभग 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र सिंचाई में आता है, तो उसको हम बोलेंगे वृहद सिंचाई योजना, जिसमें बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं शामिल हैं। दूसरा है मध्यम सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत उन सिंचाई परियोजनाओं को रखा जाता है जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर या उससे 10,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है। तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत उन सिंचाई योजनाओं को शामिल किया जाता है जिनके तहत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है। तो ये थे सिंचाई योजनाओं के प्रकार जिनको योजना आयोग के द्वारा 3 अलग अलग कृषि कमान क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। अब अगला जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे सिंचाई योजनाओं, भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।